जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सौंदर्य शास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और अभी जो भी कला से संबंधित एग्जाम होने वाला है जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, नेट, जेआरएफ सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम वीडियो नंबर 6 को शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152। रस का प्रमुख स्रोत है। तो रस का प्रमुख स्रोत क्या है? रस का जो प्रमुख स्रोत है वो है नाट्य। रस का प्रमुख स्रोत क्या है? नाट्य। राइट आंसर यहाँ पे ए है। रस का प्रमुख स्रोत जो है वो है नाट्य। रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया। रस का अर्थ है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। चित्र में 9 रस दिखाई देते हैं। चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? 9 रस। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन है? भरत मुनि थे। क्वेश्चन नंबर 153। प्लेटो के पूर्व के दार्शनिकों को क्या कहा जाता है? प्लेटो के पूर्व के दार्शनिकों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें सोफिस्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोफिस्ट। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्लेटो के पूर्व के दार्शनिकों को सोफिस्ट कहा जाता है। सोफिस्ट एक या एक से अधिक विषय क्षेत्रों जैसे दर्शन, गणित आदि में विशेष योग्यता धारित थे। उन्होंने बाइट गुण सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 154। सौंदर्य शास्त्र के पितामह कौन थे? सौंदर्य शास्त्र के पितामह कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है यहाँ पे डी होगा। इसका राइट आंसर बाumgarten। एस्थेटिक का इन्हें जनक कहा जाता है। राइट आंसर डी। बाumgarten सौंदर्य शास्त्र के पितामह बाumgarten है। सौंदर्य शास्त्र संवेदन, नाट्य, भावनात्मक गुणधर्म का अध्ययन है। कला, संस्कृति और प्रकृति का प्रति अंकन ही सौंदर्य शास्त्र है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र का एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 155। भारतीय सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित किया गया है। तो किसमें किया गया है? ये किया गया है ऋग्वेद में। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। भारतीय सौंदर्य को ऋग्वेद में श्री नाम से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,627 मंत्र हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 156। सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा थी। किसने उसको एक नई पहचान दी? तो किसने दिया है? तो यहां पर जो इसका राइट आंसर है वो है सी, बाumgarten। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बाumgarten। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक बाumgarten को माना जाता है। बाumgarten जर्मनी के एक प्रसिद्ध दार्शनिक एवं सौंदर्य शास्त्री थे।
सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा है। इसे नई पहचान सौंदर्य शास्त्री बामगार्टन ने दी थी। स्थैटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन दार्शनिक बामगार्टन ने किया था। भारतीय सौंदर्य के प्रथम दार्शनिक कौन है? भरत मुनि। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र अनुकृत सिद्धांत मिमेसिस थ्योरी के प्रणेता प्लेटो, उसके बाद अरस्तु हैं। पहले प्लेटो, उसके बाद अरस्तु हैं। क्वेश्चन नंबर 157, खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, ये किसका कथन है? तो ये जो है कांट का कथन है। राइट आंसर यहाँ पे डी, खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, कांट ने ये कहा है। सौंदर्य भगवान का हस्तलेखन है, यह कथन इमर्सन का है। कला एक अभिव्यक्ति है, ये रस्किन ने कहा है। कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है, ये रस्किन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 158, टॉलस्टॉय कला की किस विशेषता को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे? तो वो किस विशेषता को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे? कला में मनोरंजन। राइट आंसर यहाँ पे डी, टॉलस्टॉय कला में मनोरंजन को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, जबकि सहज संक्रमण, व्यापकता और सहानुभूति को महत्वपूर्ण मानते हैं। टॉलस्टॉय के अनुसार अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले में वे ही भाव जग जाएं, वही कला है। ये टॉलस्टॉय के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 159, कला सहज ज्ञान या अंतर्ज्ञान है, किसने कहा है ये? तो ये किसने कहा है? क्रोचे ने कहा है। राइट आंसर यहाँ पे सी, क्रोचे। कला को सहज ज्ञान या अंतर्ज्ञान कहा है। क्रोचे ने अभिव्यक्ति एवं सौंदर्य को एक माना है। क्रोचे सौंदर्य को अभिव्यंजना माना जाता है, सौंदर्य को अभिव्यंजना वो मानते हैं। अरस्तु ने कला को अनुकरण का मूल माना है, यह कला प्रकृति की नकल है। हीगेल कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम माना, हीगेल के अनुसार। रस्किन ने कहा है मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 160, कला हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं से मुक्त होती है, ये विचार है। तो ये विचार किसका है? तो ये विचार किसका है? रोजर फ्राय। तो ये विचार किसका है? रोजर फ्राय। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। रोजर फ्राय ने कहा है कला हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं से मुक्त होती है। हीगेल का मत है कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रतिक्रिया निहित होती है। हीगेल ने ललित कलाओं को 5 भागों में विभाजित किया है। तो कौन कौन सी हैं ललित कलाएं? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला व काव्य कला, ये ललित कलाएं हैं। हीगेल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। क्वेश्चन नंबर 161, किसने कहा सौंदर्य मानव की गतिविधियों में निहित होता है, वस्तुओं में नहीं, व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति में? तो ये कथन किसका है? तो ये क्रोचे ने कहा है। राइट आंसर यहाँ पे डी, क्रोचे ने कहा सौंदर्य मानव की गतिविधियों में निहित होता है, वस्तुओं में नहीं, व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति में। क्रोचे के अनुसार कला अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन की अभिव्यक्ति है। टॉलस्टॉय के अनुसार अपने भाव को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि व शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले में भी वे ही भाव जग जाएं, वह कला है। क्वेश्चन नंबर 162, क्रिटिक ऑफ जजमेंट में सौंदर्य की व्याख्याएं किसने की है? तो ये किसने की है? इमैनुअल कांट ने की है। इसका राइट आंसर बी होगा। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक जो हैं इमैनुअल कांट हैं।
इनका जो जन्म है 22 अप्रैल 1724 को हुआ था, मृत्यु 12 फरवरी 1804 में हुई थी। ये जर्मन वैज्ञानिक, नीति शास्त्री एवं दार्शनिक थे। उसका वैज्ञानिक मत है कांट लाप्लास परिकल्पना, हाइपोथेसिस के नाम से विख्यात है। उस परिकल्पना के अनुसार संतप्त वाष्प राशि नेबुला से सौर मंडल उत्पन्न हुआ है। कांट का नैतिक मत, नैतिक शुद्धता, मॉरल प्योरिज्म का प्रसिद्ध सिद्धांत, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत अथवा कठोरतावाद, रिगोरिज्म कहा जाता है। उसका दार्शनिक मत आलोचनात्मक दर्शन, क्रिटिकल फिलॉसफी के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 163, किसके अनुसार सच्चे सौंदर्य का दर्शन आंतरिक नेत्र से होता है, बाह्य से नहीं? ये किसके अनुसार है? तो ये हचिसन के अनुसार है। यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। हचिसन के अनुसार सच्चे सौंदर्य का दर्शन आंतरिक नेत्र से होता है, बाह्य से नहीं। क्वेश्चन नंबर 164, सुमेल कीजिए। तो यहां पे 164 का जो राइट आंसर है वो है सी। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अ ब सादा का दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तो यहां पर अलंकार का सिद्धांत जो है ये भामा का है। अनुमितिवाद का सिद्धांत जो है ये शंकुक का है। और ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। अभिव्यक्तिवाद का जो सिद्धांत है वो अभिनव गुप्त का है। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। अलंकार सिद्धांत भामा का है, अनुमितिवाद सिद्धांत शंकुक, ध्वनि सिद्धांत जो है आनंदवर्धन और अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत अभिनव गुप्त का है। क्वेश्चन नंबर 165, सुमेल कीजिए। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है बी। तो अल्बर्ट एल्चिन जो हैं ये आर्ट ऑफ विजुअल परसेप्शन से संबंधित। ए रुडोल्फ जो हैं वो पर्पज ऑफ आर्ट, और जॉन रस्किन जो हैं वो मॉडर्न पेंटर्स, और E.H. गोमरिच जो हैं वो आर्ट एंड इल्यूजन। ये प्रमुख पुस्तकें हैं। तो इस तरह से हमारा राइट हो जाएगा बी। अल्बर्ट एल्चिन आर्ट एंड विजुअल परसेप्शन, ए रुडोल्फ पर्पज ऑफ आर्ट, जॉन रस्किन मॉडर्न पेंटर्स, E.H. गोमरिच आर्ट एंड इल्यूजन। क्वेश्चन नंबर 166, अनुमितिवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया था ये? शंकुक ने। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अनुमितिवाद का सिद्धांत शंकुक का है। भुक्तिवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? भट्टनायक। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत ये अभिनव गुप्त का है। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक कौन है? भट्ट लोलट। और भरत मुनि भारतीय सौंदर्य शास्त्री तथा नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 167, पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक्स के रचयिता कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर जो है वो है बी, के.सी. पांडे। राइट आंसर बी। कंपैरेटिव एस्थेटिक्स, तुलनात्मक सौंदर्य शास्त्र के रचयिता जो है के.सी. पांडे, कांति चंद्र पांडे इनका पूरा नाम है।
एस्थेटिक शब्द का प्रयोग जर्मन दार्शनिक बाumgarten ने किया था। बाumgarten को सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक जो हैं वो भरत मुनि हैं। डॉक्टर एम.एस. रंधवा ने चित्रकला पर सन 1954 ईस्वी में कांगड़ा वैली पेंटिंग, कांगड़ा वैली नहीं है ये, शायद कांगड़ा शैली पेंटिंग ऐसा कुछ होगा। सन 1956 में कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग व सन 1958 ईस्वी में कांगड़ा पेंटिंग व अन्य पुस्तकें प्रकाशित की। इनकी ये प्रमुख पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 168, ध्वनि सिद्धांत से संबंधित थे। तो ध्वनि सिद्धांत से कौन संबंधित है? आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत से कौन संबंधित है? आनंदवर्धन। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बी है, आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का है। आनंदवर्धन कृत ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन नाम से अभिनव गुप्त ने लिखी है। अनुमितिवाद का सिद्धांत शंकुक का है। भुक्तिवाद सिद्धांत के प्रतिपादक भट्टनायक हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता भामा हैं। अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत अभिनव गुप्त ने दी। क्वेश्चन नंबर 169, पुस्तक भारतीय चित्रकला के लेखक कौन है? भारतीय चित्रकला के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, भारतीय चित्रकला, पर्सी ब्राउन। भारतीय चित्रकला के लेखक कौन है? पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन एक प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान, कलाकार, कला समीक्षक, इतिहासकार और पुरातत्वविद थे, जिन्हें भारतीय वास्तुकला और कला पर एक लेखक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 1872 यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। मृत्यु 1955 में श्रीनगर कश्मीर में हुई थी। इनकी प्रमुख पुस्तक जो निम्नलिखित है: इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग्स। 1909 ईस्वी में राम सिंह द्वारा मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रिंसिपल रहे ये। क्वेश्चन नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 170, अभिकथन ए, प्राच्य दर्शन और कला भारतीय कलाकार की सोच क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इसका हमें जो राइट आंसर मिला है वो है बी। तो ए सही है यहाँ पे। तर्क आर, पाश्चात्य यथार्थवाद ने भारतीय कला को भी अभिप्रेरित नहीं किया। तो ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर ए सही है और आर गलत है। भारतीय कला और वास्तुशास्त्र दर्शन और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। दोनों का लक्ष्य पराश्रय की खोज है। दर्शन जीवन की मीमांसा करता है। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। वस्तुतः दर्शन शास्त्र स्वत्व तथा समाज और मानव चिंतन तथा संज्ञान की प्रक्रिया के सामान्य नियमों का विज्ञान है। इसीलिए प्राच्य दर्शन और कला भारतीय कलाकार की सोच प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यथार्थवाद से तात्पर्य उस विचारधारा से है जो कि उस वस्तु एवं भौतिक जगत को सत्य मानती है जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, तथा पाश्चात्य यथार्थवाद ने भारतीय कला को अभिप्रेरित किया है। अर्थात अभिकथन ए सही तथा तर्क आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 171, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अभिनव गुप्त।
अभिनव गुप्त भारतीय सौंदर्य दर्शन के विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय सौंदर्य शास्त्र में वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 172, अभिकथन ए, भारतीय रस सिद्धांत में नौवां रस शांत रस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था और यह अभिनव गुप्त द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह सही है, बी यहां पे राइट आंसर है। तर्क आर, अभिनव गुप्त का मानना था कि जब, यहां मौन लिखा है, मौन नहीं ये मन है, मन सभी भावनाओं के परे जाता है तो यह शांत रहता है और यह मन की अवस्था भी है जिसे शांत रस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहां पे राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रस सिद्धांत में नौवां रस जो है वो शांत रस है, जिसका अस्थाई भाव निर्वेद या मौन है, जिसे अभिनव गुप्त ने प्रतिपादित किया था। भारतीय रस सिद्धांत में भावों को अस्थाई, विभाव, अनुभाव एवं संचारियों में वर्गीकृत किया गया है और इन्हें रस निष्पत्ति का साधन माना गया है। भावों का रसों से घनिष्ठ संबंध है। आरंभ में भरत मुनि ने 8 रस तथा 8 उनके कारक 8 अस्थाई भाव माने थे। चित्रसूत्र में 9 रस माने गए हैं। स्थायी भावों की रस दशा तक पहुंचने में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का सहयोग रहता है। विभाव के 2 भेद हैं, उद्दीपन और आलंबन। सर्वप्रथम रस सिद्धांत भरत मुनि ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 173, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात कौन विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? अभिनव गुप्त। इसका राइट आंसर ए है। कवि, संगीतकार, नाटककार, व्याकरणकार अभिनव गुप्त ने नाट्य भारत पर अभिनव भारती नामक टीका लिखी। भरत के बाद भारतीय सौंदर्य भारत में अभिनव गुप्त का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। अभिनव गुप्त भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, उस भारतीय दार्शनिक का नाम बताइए जिसने 9वें रस का परिचय दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अभिनव गुप्त ने 9वें रस की खोज की थी, जिसका नाम है शांत रस। भरत के बाद भारतीय सौंदर्य दर्शन में अभिनव गुप्त का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। अभिनव गुप्त भारतीय सौंदर्य शास्त्र के विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं। कवि, संगीतकार, नाट्यकार व व्याकरणकार अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नामक टीका लिखी है तथा वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया है। भरत द्वारा उल्लिखित 8 रसों के अतिरिक्त अभिनव गुप्त ने शांति को 9वां रस माना, शांत रस को। क्वेश्चन नंबर 175, भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः किसके साथ संबंधित किया जाता है? तो ये किसके साथ संबंधित किया जाता है? तो इसका राइट जो आंसर है वो है सी, रस के साथ संबंधित किया जाता है। राइट आंसर यहां पे सी है। रस शब्द भारतीय साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राचीन शब्द है, जिसका उल्लेख भारतीय साहित्यों में मिलता है। वर्तमान में इस सिद्धांत का प्राचीनतम प्रतिपादक ग्रंथ जो है वो भरतकृत नाट्य शास्त्र उपलब्ध है, किंतु इसके पूर्व भी इसके विवेचन की स्वस्थ परंपरा थी, जिसका साक्ष्य नाटक शास्त्र के आनुवंश श्लोकों में है। सामान्य व्यवहार में इस शब्द का प्रयोग 4 आर्यों में होता है। पदार्थों का रस, अम्ल, तिक्त,
कषाय आदि, आयुर्वेद का रस, साहित्य का रस, मोक्ष या मुक्ति का रस। क्वेश्चन नंबर 176, आर्ट एंड सोसाइटी का लेखक कौन है? तो आर्ट एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? हर्बर्ट रीड। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, हर्बर्ट रीड। आर्ट एंड सोसाइटी के लेखक हर्बर्ट रीड हैं। यह पुस्तक उन्होंने 1937 ईस्वी में लिखी थी। इनकी अन्य पुस्तकें प्रमुख है, द मीनिंग ऑफ आर्ट 1931 में लिखी है, एजुकेशन थॉट एंड आर्ट 1943 में, द ग्रीन चाइल्ड 1953 में लिखी। हर्बर्ट रीड कला इतिहासकार हैं। इनका जो जन्म है 4 दिसंबर 1893 में मस्फर नॉर्थ रीडिंग, यॉर्कशायर, इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 177, कांट की कौन सी पुस्तक है? तो कांट की यहाँ पे जो पुस्तक है वो है जजमेंट। राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। इमैनुअल कांट क्रिटिक ऑफ जजमेंट पुस्तक जो है 1790 में लिखी थी इन्होंने। इमैनुअल कांट का जो जन्म है 22 अप्रैल 1724 में हुआ था। ये जर्मन वैज्ञानिक, नीति शास्त्री एवं दार्शनिक थे। उनका वैज्ञानिक मत कांट लाप्लास परिकल्पना, हाइपोथेसिस के नाम से विख्यात है। कांट का नैतिक मत नैतिक शुद्धता, मॉरल प्योरिज्म का सिद्धांत, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत अथवा कठोरतावाद, रिगोरिज्म कहा जाता है। उसका दार्शनिक मत आलोचनात्मक दर्शन, क्रिटिकल फिलॉसफी के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 178, एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये यूनानी भाषा से लिया गया। राइट आंसर इसका ए होगा। एस्थेटिक शब्द यूनानी या ग्रीक भाषा से लिया गया है। एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन दार्शनिक बाumgarten ने किया था। एस्थेटिक का जनक बाumgarten को कहा जाता है। सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि को माना जाता है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 49 भावों का विवेचन किया। 8 अस्थायी भाव, 33 संचारी और 8 सात्विक भाव। टोटल जो है वो 49 भावों के बारे में बताएं। सौंदर्य रस निष्पत्ति है। क्वेश्चन नंबर 179, प्लेटो की पुस्तक का नाम बताइए। तो प्लेटो की जो पुस्तक है वो है ईऑन। राइट आंसर यहां पे ए। प्लेटो की पुस्तक का नाम जो है ईऑन है। प्लेटो 428-427 ईसा पूर्व और 348 से 347 ईसा पूर्व इनका ये समय है। अफलातून यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था जो प्लेटो थे। वह सुकरात का शिष्य था तथा अरस्तु का गुरु था। इन 3 दार्शनिकों की त्रयी ने ही पश्चिमी संस्कृति का दार्शनिक आधार तैयार किया। यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय प्लेटो को है। प्लेटो की मुख्य पुस्तकें द रिपब्लिक, द स्टैट्समैन, इयॉन, सिंपोजियम, ये 3 प्रमुख इनकी पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 180, कला उपयोगिता के लिए है किसने कहा? कला उपयोगिता के लिए है, ये किसने कहा है? तो ये अरस्तु ने कहा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कला उपयोगिता के लिए है, अरस्तु ने कहा। विरयन सिद्धांत द्वारा अरस्तु ने प्रतिपादित किया कि कला और साहित्य के द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप से विरेचन हो जाता है। अरस्तु ने इस सिद्धांत के द्वारा कला और काव्य की महत्ता को पुनर्प्रतिष्ठित करने का सफल प्रयास किया। अरस्तु ने कला को प्रवृत्ति का अनुकरण माना है। अरस्तु 384 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व इनका यह समय है। यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु का जन्म जो है स्टेगेरिया नामक शहर में हुआ था। उसने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की है।
क्वेश्चन नंबर 181, फ्रायड ने मनुष्य के मन को कितनी अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है? तो कितनी अवस्था में किया है? 3। राइट आंसर यहां पे ए होगा। फ्रायड ने मनुष्य के मन को 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। फ्रायड का इनका जो जन्म है 6 मई 1856 में हुआ और 23 सितंबर 1939 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये ऑस्ट्रिया के तांत्रिक विज्ञानी तथा मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। फ्रायड ने मन के 3 रूप माने हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। लेकिन मन की संख्या इतने तक सीमित नहीं है। कई बार में 3 मन 3000 बन जाते हैं। चेतन मन वह है जिसे हम जानते हैं, इसके आधार पर अपने सारे कार्य करते हैं। यह हमारे मन की जागृत अवस्था है, लेकिन चेतन मन संचालित होता है अवचेतन और अचेतन मन से। अवचेतन मन आधा सो जाता है, आधा जाग रहा है। मूलतः स्वजन की स्थिति। वैज्ञानिक का मानना है कि जो इच्छाएं पूरी नहीं होती वे अवचेतन मन में आ जाती हैं, फिर कुछ समय बाद वे अचेतन मन में चली जाती हैं। फ्रायड का मानना है अचेतन मन कबाड़ खाना है जहां केवल गंदी और बुरी बातें पड़ी रहती हैं। ये जो है फ्रायड का मानना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।